हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। पिछली क्लास के अंदर अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर अपन ने मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे उनके ऊपर अपन ने डिस्कस किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के बारे में लिया और उसके साथ साथ अपन ने ये लिया कि कौन कौन से साइंटिस्टों ने उसका क्या क्या नाम रखा था, उसके बारे में लिया, जिसके अंदर फाइला था, बायोप्लास्ट था और माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड किसने दिया था उसके बारे में चर्चा की। फिर उसके बाद में अपन आगे चल करके उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि जिसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है मेम्ब्रेन स्पेस के बारे में चर्चा की। फिर इनर मेम्ब्रेन के अंदर इंपॉर्टेंट फीचर पर जो अपन ने लिया था वो था क्रिस्टलाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर F1 पार्टिकल ऑक्सीसोम के बारे में अपन ने पढ़ा था। अब उसके बाद में जो आज अपन अध्ययन करेंगे, एक छोटा सा पॉइंट रह गया था अपने पास में माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड ही कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्या है, जिसके अंदर ध्यान रखना 2 या 3 फंक्शन ऐसे हैं जिनके ऊपर अमूमन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पहले पुटअप भी हुआ था। पहला जो अपन फंक्शन लेंगे कि द माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन सच एज ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कुछ ऐसी विशेष कार्य या फिर ऐसे विशेष रिएक्शन में क्रिएट करता है, जैसे कि ऑक्सीडेशन का मतलब तो होगा आपका ऑक्सीकरण, दूसरा आता है डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म और एक आता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ध्यान रखना ये जो मैकेनिज्म होती है, ऑक्सीकरण है, डिहाइड्रेशन है या फिर आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो मैकेनिज्म होती है, इन मैकेनिज्म के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होता है और उस एटीपी का स्टोरेज जो होता है वो कंप्लीटली रूप से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और इसी कारण से अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा था, अपन ने पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी अपन पहले इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं अपन इसको। उसके बाद में अदर अपन ने लिया नेक्स्ट जो फंक्शन होता है ड्यूरिंग बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, यानी कि जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया के दौरान the carbohydrate and fat release energy which utilized by the mitochondria for synthesis of energy compound known as ATP। यानी अपन ये कह सकते हैं कि जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट और जो फैट यानी वसा जो होती है, कहने का मतलब अपन ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और वसा, कार्बोहाइड्रेट इट मींस यहां पर अपन किसका ऑक्सीडेशन लेंगे, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से और फैट्स यानी वसा के ऑक्सीकरण से क्या होती है, रिलीज्ड एनर्जी, ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। और उस ऊर्जा का यूटिलाइज यानी कि उपयोग, यूजेज जो किया जाता है वो किसके संश्लेषण में किया जाता है, एनर्जी कंपाउंड नॉन एज एटीपी। यहां पर अपन ये कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट और वसा, कार्बोहाइड्रेट के अंदर अपन लेंगे ग्लूकोज, इन ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण से एनर्जी उत्पन्न होगी और जो एनर्जी क्रिएट होती है या जिस एनर्जी का सिंथेसिस होता है वो जानी जाती है किस रूप में, एटीपी के रूप में। ध्यान रखना यहां पर स्टूडेंट्स कि एटीपी का फुल फॉर्म भी आपको पूछ सकता है, तो यहां पर एटीपी का जो पूरा नाम होगा वो होगा आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में उस ऊर्जा का संचय होता है और वो सारी की सारी एटीपी के जो रूप में जो मॉलिक्यूल आ रहे हैं एनर्जी के, वो कंप्लीट रूप से किस में स्टोरेज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। फिर आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्ले रोल इन द फोटो रेस्पायरेशन। फोटो यानी होता है प्रकाश से रिलेटेड और रेस्पायरेशन का मतलब श्वसन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एकमात्र ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्रकाश श्वसन की क्रिया के अंदर क्या लेता है, पार्टिसिपेट करता है, यानी कि भाग लेता है उसके अंदर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका। और नेक्स्ट जो फंक्शन आता है कि जो स्पर्म सेल होती है, मैमेलियन स्पर्म सेल की अगर अपन बात करें तो उसका जो डायग्राम जो आता है वो बेसिकली चम्मच के आकार का होता है और उसका जो मिडिल पार्ट जो होता है, उस मिडिल पार्ट के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के रूप में व्यवस्थित होते हैं और वो व्यवस्था जो होती है वो होती है एक तरह से फीते के समान संरचना और उसको अपन कहते हैं निबेन कर्ण लाइक स्ट्रक्चर। ध्यान रखना पहले आरपीएससी एलडीसी एग्जाम के अंदर पहले क्वेश्चन पुटअप भी हुआ था, पूछा गया है कि
जो मानव शुक्राणु जो होते हैं उस शुक्राणु कोशिका के मध्य पार्ट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एक स्पेसिफिक फॉर्म यानी कि एक विशेष संरचना के रूप में व्यवस्थित होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, निबेन कर्ण स्ट्रक्चर बोलते हैं। ध्यान रखना, इसके ऊपर पहले क्वेश्चन पुटअप हुआ था। तो इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो अपन ने दो फंक्शन लिए। एक तो ये कि एक ऐसा कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल जो फोटो रेस्पिरेशन यानी प्रकाश श्वसन क्रिया में भाग लेता हो, और दूसरा कि जो स्पर्म सेल्स होती हैं उन स्पर्म सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पार्ट यानी मध्य पार्ट में उपस्थित होते हैं और एक विशेष संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको अपन कहते हैं निबेन कर्ण लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद में अगला जो पॉइंट लेते हैं अपन वो आएगा अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट सेकंड जो सेल ऑर्गेनल जो होता है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान रखना, जनरली आपको इसके अंदर अपन लेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी डिस्कवरी क्या रहेगी, जनरल इंट्रोडक्शन क्या रहेगा और फंक्शंस क्या रहेंगे। ध्यान रखना यहां पर कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको आप अंतः प्रद्रवी और रेटिकुलम का मतलब होता है जालिका, अंतः प्रद्रवी जालिका भी अपन इसको बोलते हैं। जो सबसे पहले अपन लेते हैं इसकी डिस्कवरी के बारे में। तो जो डिस्कवरी जो थी इसकी वो ये थी कि सबसे पहले जनरली आपको एग्जाम के अंदर तो मिलता है पोर्टर नाम, लेकिन अगर अपन इसका बेसिकली अगर देखा जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कवर्ड इन 1902 के अंदर इटालियन साइंटिस्ट एमाइलो वर्टी ने इसको डिस्कवर किया था, लेकिन एमाइलो वेरेटी ने इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम नहीं दिया था। आपको जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है उसके ऊपर जो साइंटिस्ट का नाम जनरली यूज जो होता है वो आता है आपका पोर्टर। तो आप चाहो तो पोर्टर नाम याद रख सकते हो, लेकिन अगर आपको ऑप्शन के अंदर खोज करता पूछता है, अगर आपको एमाइलो वेरेटी नाम अगर उसमें प्रेजेंट होता है तो आपको प्रेफर किसको करना पड़ेगा, एमाइलो वेरेटी को अपने को प्रेफर करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको ये पूछा जाए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्ड किसने दिया था, तो द टर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज गिवन बाय द पोर्टर साइंटिस्ट। तो पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने जनरली एग्जाम के अंदर अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, और अगर उसके अंदर एमाइलो वेरेटी का अगर नाम नहीं आता है, इट मींस आपका अगर ऑप्शन में पोर्टर है तो अपना राइट आंसर क्या माना जाएगा, पोर्टर रहेगा। और बहुत सी जनरली आप एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं 9th स्टैंडर्ड या 11th स्टैंडर्ड के ऊपर आप जब जाकर के देखोगे तो उन बुक्स के अंदर आपको डिस्कवर्ड बाय पोर्टर ही लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन अगर अपन डीपली थोड़ा अगर जाएंगे तो इसके अंदर बेसिकली रूप से खोजा किसने था, एमाइलो वेरेटी ने किया था, लेकिन एंडोप्लाज्मिक टर्म जो यूज किया था वो किसने किया था, पोर्टर ने। फिर उसके बाद में आता है कि इसका इंट्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, कल अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया लिया था, माइटोकॉन्ड्रिया को अपन ने डबल लेयर ऑर्गन माना था क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर के अंदर क्या थी, डबल सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी। लेकिन यहां पर सबसे पहला तो ये कि ये सिंगल मेम्ब्रेन कवर्ड युक्त सेल ऑर्गेनल होता है। दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स, यानी कि एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। दूसरी बात कि यहां पर ऑल यूकैरियोटिक सेल्स हैव एन ईआर एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैमेलिया, यानी कि अपन ये कह सकते हैं यूकैरियोटिक जितनी भी टोटल जो भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। लेकिन यहां पर अगर आपको पूछा जाए कि जो स्तनी आरबीसी, मैमेलिया आरबीसी का मतलब ये होगा स्तनी आरबीसी यानी स्तनधारी प्राणियों की बॉडी के अंदर जो आरबीसी प्रेजेंट होती है उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, अब्सेंट होती है। इसका ध्यान रखना आप कि स्तनी आरबीसी के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं पाई जाती है, जबकि इसको छोड़ करके जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उन सभी के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है। दूसरा अपन ने पहले भी ले चुके थे कि जब प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर अपन ने डिफरेंस लिया था तब मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेल ऑर्गेनल जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। यहां भी अपन क्या लिख देंगे, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पर ईआर को मैं डिनोट करेंगे अपन किसके लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब्सेंट इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स, अधिकांश जो भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उन सभी के अंदर क्या होता है, ये अब्सेंट होता है। और एक अपने लिया कि ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल होता है। तो इस प्रकार से मेन इंट्रोडक्शन जो था ये लिया कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन स्तनी आरबीसी यानी मैमेलियन आरबीसी जो होती है उसके अंदर अब्सेंट होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक सेल्स में अब्सेंट होती है और सिंगल सेल मेम्ब्रेन ऑर्गन प्रेजेंट होता है ये। उसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं अपन ओरिजिन।
ध्यान रखना यहां पर अपन इसको समझने से पहले मैं यहां पर ये एक सेल है और इस सेल का सेंटर पार्ट जो होता है वो होता है न्यूक्लियस। ध्यान रखना हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से तो क्रिएट होती है, और इसका पूरा का पूरा जो जाल होता है वो जाल जो होता है वो कहां तक फैला हुआ रहता है, आपके आउटर मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन की जो आउटर कवरिंग होती है वहां तक कंप्लीट रूप से। और यही अपन ने इस लाइन में लिखा है, The endoplasmic reticulum appears to arise from the outer membrane of the nuclear envelope। यानी कि ये जो न्यूक्लियर एनवेलोप यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यहां से तो क्या होती है, उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद है फोल्डिंग और फ्रॉम दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि इसका आउटसाइड जो फोल्ड होता है वो कहां आकर के रुकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दो इसको, या फिर अपन इसको क्या कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या क्या कह सकते हैं अपन इसको, सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो अपन ओरिजिन तो मुख्य रूप से कहां से मानेंगे, केंद्रक झिल्ली से मानते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से मानेंगे। ये जो थी आपकी वो हो जाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इस प्रकार से अपन ये मानते हैं ओरिजिन, अगर आपको डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में अगर पुटअप होता है तब आप कहां से मानोगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, केंद्रक झिल्ली से उत्पत्ति होती है। जनरली अपन ये लिखा है कि उत्पत्ति होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और इसका एंडिंग पॉइंट जो फोल्डेड आउटसाइड में जो फोल्ड होता है इसका वो कहां से बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये था इसकी ओरिजिन, उत्पत्ति के बारे में। फिर उसके बाद में लेते हैं अपन की टाइप्स ऑफ ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार कौन से हैं, और यहां पर एक बार एक क्वेश्चन पुटअप भी हुआ था, अभी स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे, उसके बाद में बताऊंगा आपको कि क्या क्वेश्चन था। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल, आकारिकी रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू टाइप्स, दो प्रकार की होती है। एक तो होता है यहां पर मैंने लिखा RER और दूसरा होता है SER। यहां पर ध्यान रखना RER का मतलब तो होता है, RER का मतलब तो आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, R का मतलब होगा यहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ का मतलब होगा यहां पर खुरदरी, और SER का मतलब, ER का मतलब तो होगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और S का मतलब क्या होगा आपका स्मूथ, और स्मूथ का मतलब क्या होता है, चिकनी। यानी दो प्रकार की अंतःपर्दी जालिका होती हैं, एक तो होता है आपकी खुरदरी अंतःपर्दी जालिका और दूसरी होती है चिकनी अंतःपर्दी जालिका। अब यहां पर ऐसा नाम क्यों दिया गया, आपके पास में ये जो स्ट्रक्चर मैंने बना रखी है इसके अंदर ये जो पार्ट मैं कवर कर रहा हूं ये तो है आपका न्यूक्लियस, और ये तो हो गया आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के पास में भी ये जो पार्ट है ये आ गया आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। अब यहां पर अभी अपन ने ओरिजिन के अंदर पढ़ा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसका इंटरनल फोल्ड पार्ट होता है वो तो कहां से ओरिजिन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और आउटर कवरिंग जो रहेगी ये हिस्सा जो रहेगा वो किससे रहेगा, यहां पर सेल मेम्ब्रेन से रहेगा। यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो प्रकार लिए अपन ने। पहले अपन चर्चा करते हैं RER के बारे में कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ऐसी अंतःपर्दी जालिका जिसकी सतह जो होती है वो खुरदरी, रफ का मतलब क्या होता है, खुरदरी। अब खुरदरी का मतलब क्या होगा, यहां पर दो तरह से डायग्राम है, आपका ये जो पार्ट है इस पार्ट के अंदर तो आपके पास में जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पर तो आपके क्या प्रेजेंट है, इसके ऊपर राइबोसोम, यानी ऐसी अंतःपर्दी जालिका जिसकी सतह के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो तो होती है RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा जो पार्ट ले रखा है ये इस पार्ट के अंदर ये रहेगा आपका कौन सा, इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है, यानी कि राइबोसोम अब्सेंट है। इसका मतलब ये जो पार्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका SER का रहेगा। ध्यान रखना दोनों के लिए कि ऐसी अंतःपर्दी जालिका जिसके सतह के ऊपर सरफेस के ऊपर या सतह के ऊपर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं वो तो होती है आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसकी सतह के ऊपर राइबोसोम पार्टिकल अब्सेंट होते हैं वो क्या होगी आपकी SER। तो यहां पर अगर अपन चाहें तो आप लिख सकते हो राइबोसोम, प्लस का मतलब यहां पर प्रेजेंट, और यहां लिख सकते हो आप राइबोसोम अब्सेंट। ठीक है।
दोनों के फंक्शन क्या होंगे। ध्यान रखना, जब भी अपन सेल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे या फिर जो भी सेल ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं, राइबोसोम जहां भी आता है इट मींस उसका एक ही फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन का क्या करता है, वो संश्लेषण करता है। तो यहां भी बोलो, अगर आपसे पूछा जाए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन मुख्य जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, प्रोटीन का संश्लेषण करेगी। कारण क्योंकि इसकी सतह के ऊपर क्या उपस्थित है, राइबोसोम। जबकि यहां पर एससीआर जो होती है इसके द्वारा किसका संश्लेषण होगा, वसा एंड ग्लाइकोजन। तो वसा और ग्लाइकोजन का लिपिड एंड ग्लाइकोजन का सिंथेसाइज करती है, वो कौन सी होगी, एससीआर। आगे अपन इसके बारे में फंक्शन के अंदर मैं देऊंगा भी आपको। तो इस प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो थी वो दो टाइप से होती है, एक होती है एसईआर और एक होती है आरईआर। फिर उसके बाद में आता है कि ये तो थे मॉर्फोलॉजिकल आधार पर उसके टाइप्स। अगला आता है कि उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर क्या रहेगी। ध्यान रखना, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगला टॉपिक अपन जब गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी आएगा और इसके अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों के सेल ऑर्गन के अंदर जो पार्ट जो होते हैं वो दोनों के अंदर इक्वल होते हैं, लेकिन बेसिकली अगर अपन उनके फीचर्स देखेंगे तो उसमें डिफरेंस मिलेगा। पहला जो है सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स और वेसिकल्स। चाहो तो मैं यहां पर आपको हिंदी में लिख सकता हूं, एक तो होता है आपका सिस्टर्नी, एक आता है आपका ट्यूबुल्स और एक आता है आपका वेसिकल्स। यहां पर आप बेटर ये रहेगा इंग्लिश के अंदर याद रखना, सिस्टर्नी क्या होती है, ट्यूबुल्स क्या होती हैं और वेसिकल्स क्या होती हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं सिस्टर्नी के बारे में। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं इसका, पहले अपन डायग्राम के ऊपर चर्चा करते हैं कि यहां पर मैंने सिस्टर्नी का डायग्राम बनाया। आपके पास में ये जो सिस्टर्नी का डायग्राम जो बना हुआ है वो इस प्रकार से नलिका नुमा संरचनाओं के रूप में उपस्थित है। यूं अब मुझे ये बताइए आप तो कि इस सिस्टर्नी के अंदर यहीं से अपन इसके फीचर्स निकाल लेंगे। क्या आपको यहां पर ये सूक्ष्म पार्टिकल्स शो हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, आपके राइबोसोम। सबसे पहली परसेंट बात तो ये। दूसरा कि क्या कहीं भी इनके अंदर कोई ब्रांच शाखाएं बनी हुई है, नहीं बनी हुई है। इसका मतलब यहां पर अपन तीन विशेषताएं निकाल सकते हैं। पहली विशेषता क्या रहेगी कि सिस्टर्नी जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में होती हैं, अनब्रांच्ड यानी कि अशाखित होती हैं, और राइबोसोम के पार्टिकल इनके ऊपर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब सिस्टर्नी पार्ट जो होता है वो खुरदरा रहेगा या फिर चिकनायुक्त रहेगा, खुरदरा पार्ट होता है। यहां पर वेसिकल्स जो होती हैं गोलाकार या ओवल यानी अंडाकार सतह के रूप में पाई जाती हैं, कोई भी राइबोसोम पार्टिकल इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होता है। ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये तो क्या थी अपने पास है फ्लैटेंड, और अनब्रांच ये क्या थी आपके पास में, ब्रांचेज यानी शाखाओं के अंदर। ये जो एक यहां से शुरू हुई, यहां से ये ब्रांच बन गई, फिर आ गई, फिर वापस ब्रांच बन गई। इस प्रकार से ये जो आपकी ट्यूबुल्स जो होती हैं वो ब्रांचेज के अंदर यानी कि शाखाओं में डिवाइड रहती हैं। यहां पर इसके ऊपर राइबोसोम पार्टिकल प्रेजेंट थे, लेकिन यहां पर कोई भी प्रकार का राइबोसोम पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता है। अब अपन देखते हैं कि इनके फीचर्स क्या क्या थे उसके बारे में। सिस्टर्नी जो थी वो क्या था, दीज आर फ्लैटेंड यानी चपटी होती हैं, अनब्रांच यानी अशाखित होती हैं, और सैक लाइक एलिमेंट के रूप में प्रेजेंट होती है। दूसरा लिया अपन ने क्या कि दे अरेंज पैरेलल टू वन अनोदर। यहां पर मैंने बताया था कि इनकी संरचना जो होती है, पैरेलल का मतलब एक दूसरे के समानांतर, ईच टू वन अनोदर का मतलब क्या होगा, दोनों एक दूसरे के क्या है, समानांतर रूप में अरेंज होती हैं। तीसरा आता है दे बियर्स राइबोसोम ऑन द सरफेस अपीयर रफ, यानी ये क्या रखती हैं, अपनी सतह के ऊपर, सरफेस के ऊपर राइबोसोम के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये सतह जो होती है वो क्या होती है, खुरदरी रफ होती है। तो ये तो था आपका कौन सा पार्ट, सिस्टर्नी पार्ट। ध्यान रखना, आपको केवल और केवल क्वेश्चन यहां से पूछेगा तो दो ही तरह से पूछेगा, एक तो अनब्रांच्ड यानी अशाखित, और एक आता है कि ये इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। किसके ऊपर, सिस्टर्नी पार्ट के ऊपर। बाकी वेसिकल्स और ट्यूबुल्स के ऊपर राइबोसोम पार्टिकल्स जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। तो यहां पर मुख्यतः दो ही कंडीशन है क्वेश्चन पूछने की। एक तो आपसे पूछा जाए कि निम्न में से अंत्यप्रति जालिका का ऐसा कौन सा पार्ट है जो ब्रांचेज यानी शाखित है या अशाखित है, तो इसके लिए अशाखित पूछता है तब तो आ जाएगा सिस्टर्नी, और अगर शाखित पूछता है तब अपने पास में ट्यूबुल्स वाला, उससे वेसिकल्स वाला पार्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद में आता है कि यहां पर पैरेलल रूप में, समांतर रूप में व्यवस्थित है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अगला जो पार्ट आता है वो आता है ट्यूबुल्स का।
ट्यूबुल्स का मतलब दीज आर इरेगुलर ब्रांचिंग एलिमेंट्स। इरेगुलर का मतलब ये नलिकाएं थी, इधर ब्रांच कर दिया, फिर ले आए, फिर वापस ब्रांच कर दिया। इस प्रकार की जो नलिका नुमा संरचनाएं उपस्थित हैं वो तो कौन से रहेंगे, आपकी ट्यूबुल्स। और दीज आर ऑफन फ्री ऑफ राइबोसोम, यानी इनके ऊपर प्राय राइबोसोम का क्या होता है, अभाव। कोई राइबोसोम पार्टिकल इसके ऊपर जुड़ा हुआ नहीं रहता है, जबकि सिस्टर्नी के ऊपर जुड़ा हुआ था। यहां भी क्वेश्चन जो पूछेगा ब्रांचिंग और आपका फ्री ऑफ राइबोसोम, यानी कि राइबोसोम क्या होता है, मुक्त होते हैं। लास्ट आता है आपका वेसिकल्स। दीज आर ओवल एंड राउंड स्ट्रक्चर। ओवल का मतलब होगा क्या, अंडाकार, राउंड का मतलब गोलाकार, और वैक्यूल यानी कि रिक्तिका। अपन ने प्लांट सेल्स के अंदर पढ़ा था कि रिक्तिका लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। दीज आर आल्सो फ्री ऑफ राइबोसोम, इनके ऊपर भी राइबोसोम पार्टिकल अब्सेंट होता है। एक बार वापस अपन उस डायग्राम के ऊपर चलते हैं। सिस्टर्नी के लिए लिया कि सारी की सारी जो सिस्टर्नी जो नलिकाएं होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, राइबोसोम इनके ऊपर अब्सेंट होता है। और फिर उसके बाद में लिया वेसिकल्स, ओवल लाइक स्ट्रक्चर यानी अंडाकार या राउंडेड स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं, राइबोसोम फ्री होता है। ट्यूबुल्स के अंदर ब्रांचेस पाई जाती हैं और अनइक्वल ब्रांच होती है, यानी कि असामान्य आकार की ब्रांच या शाखाएं होती हैं। इनके ऊपर भी किसी प्रकार का राइबोसोम पार्टिकल नहीं पाया जाता है, फ्री ऑफ राइबोसोम होती हैं। तो ये तो थी इसकी स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब उसके बाद में आता है, या तो आपको क्वेश्चन पूछेगा डिस्कवरी खोज से, या फिर आपको पूछेगा क्वेश्चन फंक्शन से, और अगर कोई वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो इनका स्ट्रक्चर के अंदर बनता है। लेकिन बेसिकली आप डिस्कवरी और आप जो फंक्शन जो होते हैं उनके ऊपर विशेष फोकस करना। सबसे पहले आता है फंक्शन ऑफ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपर्दी जालिका के कार्य क्या होते हैं। द आर का अपन ने चर्चा की थी कि मतलब क्या होता है, खुरदरी अंतःपर्दी जालिका प्रोवाइड्स स्पेस, प्रोवाइड यानी उपलब्ध कराती है स्पेस यानी स्थान, फॉर द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम, यानी कि खुरदरी अंतःपर्दी जालिका जो होती है वो किसको सरफेस प्रोवाइड करवाती है, राइबोसोम को। और इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा गया है, RER, क्योंकि राइबोसोम इसके ऊपर जुड़ेंगे। और राइबोसोम सिंथेसिस द प्रोटीन, राइबोसोम के द्वारा क्या संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यहां पर आप ध्यान रखना, राइबोसोम जो होता है उसी को अपन प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, आगे स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे अपन। दूसरी बात मैंने भी आपको बताया कि चाहे कोई भी पार्ट हो उसके अंदर अगर राइबोसोम अगर आपको मिलता है, इट मींस राइबोसोम का एक ही पर्टिकुलर फंक्शन होता है, और वो क्या होता है, सिंथेसिस दे प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो यहां पर पहले अपन ने बताया था कि जो खुरदरी अंतःपर्दी जालिका जो होती है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण। दूसरी चर्चा कर रहे हैं अपन SER, दी SER लैक्स राइबोसोम, यानी कि राइबोसोम क्या रहते हैं यहां पर अनुपस्थित रहेंगे। सो इट्स सिंथेसाइज फॉस्फोलिपिड्स, यानी ये किसका संश्लेषण करता है, फॉस्फोलिपिड्स। और आपके आ सकता है इसके अंदर ग्लाइकोजन भी, वसा भी कह सकते हो आप इसको। फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोजन का संश्लेषण करती है। ध्यान रखना दोनों का, खुरदरी अंतःपर्दी जालिका प्रोटीन का निर्माण करेगी, जबकि चिकनी अंतःपर्दी जालिका जो होती है वो वसा और ग्लाइकोजन का। द SER यानी कि चिकनी अंतःपर्दी जालिका सेव द सेल्स फ्रॉम टॉक्सिक इफेक्ट, अपनी जो लीवर सेल्स होती हैं उससे लीवर सेल्स के अंदर यकृत कोशिकाएं जो होती हैं उन लीवर सेल्स के अंदर विषैले, यानी कि टॉक्सिक का मतलब होता है विषैले पदार्थ, यानी ऐसे पदार्थ स्रावित होते हैं जिनके कारण से लीवर सेल्स की जो या लीवर पार्ट जो होता है वो डैमेज होता है। उसके जो विषैला पदार्थ जो बन रहा है उसका जो विषैला प्रभाव जो बनता है, टॉक्सिक इफेक्ट जो बन रहा है, उस विषैले प्रभाव या उस टॉक्सिक इफेक्ट से बचाने का कार्य कौन करती है, SER, चिकनी अंतःपर्दी जालिका। तो ये भी ध्यान रखना कि लीवर सेल्स यकृत कोशिकाएं जो होती हैं उन यकृत कोशिकाओं को विषैले प्रभाव से बचाने का कार्य भी SER ही करती है। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट है आपका एक और SER यानी कि चिकनी अंतःपर्दी जालिका प्रोड्यूस्ड गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। मेन इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना गोल्जी बॉडी का, आपसे डायरेक्ट इसका SER पर्टिकुलर नाम नहीं देकर के वैसे पूछ सकता है कि चिकनी अंतःपर्दी जालिका के द्वारा कौन से कोशिका अंग की उत्पत्ति होती है, तो गोल्जी बॉडी आपका मेन इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि गोल्जी बॉडी की उत्पत्ति
अंतःपर्दी जालिका से अपन मानते हैं। इन मसल सेल्स इट रेगुलेट कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन, अपनी जो पेशियां होती हैं उन पेशियों के अंदर कैल्शियम आयंस को सांद्रता को क्या करती है, रेगुलेट यानी कि नियंत्रित करती है। तो इस प्रकार से ये थे अपने पास में अंतःपर्दी जालिका के कार्य, जिसके अंदर अपन ने पहला फंक्शन लिया कि खुरदरी अंतःपर्दी जालिका जो होती है वो प्रोटीन का संश्लेषण करती है, जबकि चिकनी अंतःपर्दी जालिका जो होती है वो फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोजन का संश्लेषण करती है। फिर तीसरा आता है कि जो लीवर सेल्स होती हैं उन लीवर सेल्स के अंदर SER जो होती है उसके टॉक्सिक इफेक्ट से बचाती है। और उसके बाद में लिया कि SER के द्वारा क्या होता है, गोल्जी बॉडी लाइसोसोम वैक्यूल से निर्मित होती हैं। और लास्ट फंक्शन जो अपन ने लिया वो लिया था कि मसल सेल्स जो होती हैं, पेशियां जो होती हैं, उनके अंदर कैल्शियम आयन का नियमन कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद में आता है गोल्जी बॉडी। तो इस प्रकार से अपन ने फर्स्ट सेल ऑर्गन लिया माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा लिया अपन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मैंने आपको बताया कि एक तो फंक्शन और एक डिस्कवरी, इनके ऊपर आपको क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना रहती है। फंक्शंस के अंदर भी एक तो RER का फंक्शन क्या होता है, SER का फंक्शन क्या होता है। यहां पर एक अपन ने पढ़ा कि गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। और यहीं पर अभी आगे अपन पढ़ेंगे भी कि ओरिजिन ऑफ द गोल्जी बॉडी, तो वहां पर यही आएगा कि ओरिजिन फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी बॉडी जो होता है जनरली जो नॉर्मल कंपटीशन है, पुलिस है, आपका अदर कोई भी फॉरेस्टर के एग्जाम है या पटवार एग्जाम है, उन एग्जाम्स के अंदर गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी के ऊपर यानी कि उसके खोजकर्ता के ऊपर खूब क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक बार SSC GD का जो पेपर लगा था उसके अंदर यह भी पूछा था कि गोल्जी बॉडी को सबसे पहले किसकी कौन से जीव की कोशिकाओं के अंदर खोजा गया था, वो भी पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो यहां पर ध्यान रखना, जैसा इसका नाम जो रखा गया है वो ही उसका साइंटिस्ट मिलेगा आपको। तो यहां पर सबसे पहले गोल्जी कॉम्प्लेक्स वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। यहां पर ध्यान रखना, इसका नाम जो थे साइंटिस्ट का वो कौन थे, कैमिलो गोल्जी थे। कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1898 के अंदर आउल नर्व सेल्स, आउल का मतलब यहां पर होगा आपका उल्लू, उल्लू की नर्व सेल्स का मतलब तंत्रिका कोशिकाएं जो थी, उनके अंदर सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की क्या की थी, खोज की थी। यहां पर इस लाइन के अंदर दोनों क्वेश्चन कवर हो गए आपके। एक तो खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे, कैमिलो गोल्जी। और किसमें खोजा था सबसे पहले, आउल उल्लू की जो नर्व सेल्स तंत्रिका कोशिकाएं थी उनके अंदर सबसे पहले गोल्जी बॉडी की खोज की गई थी। फिर उसके बाद में आता है कि गोल्जी बॉडी आल्सो नोन एज, कुछ नाम है जिसके अंदर आपका डिक्टियोसोम जो नाम है वो काफी इंपॉर्टेंट नाम है। पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सीटेट एग्जाम के अंदर भी पूछा जा चुका था, और एक बार एचटेट की जो एग्जाम लगी थी उसके अंदर भी डिक्टियोसोम के बारे में पूछा जा चुका था। अभी बताएंगे क्या होता है डिक्टियोसोम। कि गोल्जी बॉडी नॉन एज, गोल्जी बॉडी के कुछ अन्य नाम भी हैं जिनके द्वारा अपन जान सकते हैं। एक तो आता है लिपोकॉन्ड्रियन, क्योंकि लाइपोकॉन्ड्रियन जो था, कैमिलो गोल्जी ने इसका नाम गोल्जी बॉडी नहीं दिया था, ये तो इसके बाद में इसके सम्मान के अकॉर्डिंग कैमिलो गोल्जी नाम, इसके आधार पर इसका नाम गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस रखा गया था। लेकिन बेसिकली इन्होंने जब कैमिलो गोल्जी ने खोजा था तब उन्होंने इसको नाम क्या दिया था, लाइपोकॉन्ड्रियन कहा था उसको। यहां पर आप कह सकते हो लाइपोकॉन्ड्रियन। डिक्टियोसोम क्या होता है यहीं पर अपन चर्चा आगे, हालांकि मैंने डेफिनेशन इसकी लिख रखी है। जो प्लांट सेल्स होती हैं, पादप कोशिकाएं जो होती हैं, उन पादप कोशिकाओं के अंदर गोल्जी बॉडी की संख्या अनेक होती है। छोटे छोटे आकार के अंदर गोल्जी बॉडी खूब अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो आपको अगर यह पूछा गया था पहले क्वेश्चन कि पादप कोशिका जो होती है, यानी कि आपकी प्लांट सेल्स जो होती हैं, पादप कोशिका के अंदर इसको गोल्जी काय को किस नाम से जाना जाता है, डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा भी है डिक्टियोसोम के नाम से किसे जानते हैं, या फिर क्वेश्चन तो ये था उसमें तो कि पादप कोशिकाओं के अंदर गोल्जी काय को किस नाम से जाना जाता है, डिक्टियोसोम के नाम से। फिर उसके बाद में आता है लोकेशन, इसकी स्थिति कहां होती है। स्वाभाविक बात है कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। तो गोल्जी एपरेटस इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एंड एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, स्पर्म सेल्स और मैमेलियन आरबीसी। प्रोकैरियोटिक सेल्स, स्पर्म यानी शुक्राणु कोशिकाएं,
और मेमेलियन आरबीसी यानी कि स्तनधारी प्राणियों की जो आरबीसी होती है उसके अंदर गोल्जी बॉडी अब्सेंट होता है। बाकी इनको छोड़ करके जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उन सभी के अंदर आपका गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद में लिया अपन ने प्लांट सेल्स, पादप कोशिकाएं हैज सेवरल स्मॉल गोल्जी कॉम्प्लेक्स यानी कि अनेक छोटे छोटे गोल्जी कॉम्प्लेक्स उपस्थित होती हैं, रखती हैं, विच नोन एज डिक्टियोसोम यानी कि उनको अपन डिक्टियोसोम के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, क्वेश्चन इसके ऊपर पहले पुटअप किया गया है और एक आपका डिस्कवरी के ऊपर भी क्या था क्वेश्चन बहुत बार पहले पूछा जा चुका है कि सबसे पहले गोल्जी कॉय की जो स्ट्रक्चर थी उसको खोजने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे कैमिलो गोल्जी। किसके अंदर खोजा गया था? उल्लू की तंत्रिका कोशिकाएं जो थी उनके अंदर सबसे पहले इसको खोजा गया था। फिर उसके बाद में लिया कि जो पादप सेल्स या प्लांट सेल्स जो होती हैं उन प्लांट सेल्स के अंदर जो अनेक छोटे छोटे आकार के जो गोल्जी बॉडी उपस्थित होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? आप डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में लेते हैं अपन अगला कि स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अभी मैंने बताया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर होती है वो ही पार्ट इसके अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। वो सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स और वेसिकल्स। ध्यान रखना यहां पर सिस्टर्नी पार्ट जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है गोल्जी बॉडी का, कि सिस्टर्नी पार्ट क्या होता है? द नंबर ऑफ सिस्टर्नी इन एनिमल सेल्स 3 to 7 एंड प्लांट सेल्स 10 to 20। पादप कोशिकाओं में सिस्टर्नी की संख्या जो होती है वो 10 से 20 और एनिमल सेल जंतु कोशिकाओं में कितनी होती है? 3 से 7 तक की होती है। फिर उसके बाद में लिया अपन ने सिस्टर्नी में बी फ्लैट बट आर ऑफन कवर्ड यानी कि वो चपटी हो सकती हैं लेकिन कर्व आकृति में होती हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैज द 2 पोल्स विच कॉल्ड सिस फेस एंड ट्रांस फेस। अब यहां पर मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है आपका कि एक तो होता है कॉन्वेक्स यानी गोल्जी का है कि अपन स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके अंदर एक तो आता है आपका सिस पार्ट और एक आता है आपका ट्रांस पार्ट। तो अपन ये कह सकते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है यहां पर ये जो नलिकाएं हैं आपकी, ये जो नलिकाएं हैं आपकी ये कंप्लीटली रूप से क्या है आपकी? सिस्टर्नी। और इन सिस्टर्नी पार्ट जो होती हैं इनकी स्ट्रक्चर यू इस तरह से होती है, यू। तो अपन ये मानते हैं कि इसके अंदर सिस्टर्नी पार्ट जो होता है इनके मुख्यतः, और ये जनरली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसके पास में उपस्थित होते हैं। ये जो सिस्टर्नी पार्ट जो होता है इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। जो ऊपर की तरफ पार्ट होता है उसको तो अपन कहते हैं ट्रांसफेस और नीचे की तरफ ये जो पार्ट होता है उसको अपन कहते हैं सिसफेस। तो यहां पर ध्यान रखना कि जो सिसफेस और ट्रांसफेस जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है। यहां पर 2 पार्ट लिए अपन ने, एक तो होता है कॉन्वेक्स और एक होता है आपका कौन सा? कॉनकेव। कॉन्वेक्स का मतलब होता है आपकी उत्तल सरफेस, जिसको अपन ने क्या कहा था? सिस। अब यहां पर देखिए आप कि अपने सिस पार्ट जो था वो कौन सा था? यहां अपन ने जो ये जो पार्ट है इसको अपन ने सिस पार्ट कहा है और इसको अपन कहते हैं अवतल यानी कि कॉन्वेक्स। दूसरा आता है कॉनकेव पार्ट जिसको अपन कहते हैं ट्रांसफेस। और ट्रांसफेस जो था वो क्या था? कॉनकेव साइड जो होती है जिसको अपन ट्रांसफेस या मैचुरेशन साइड कहते हैं। यहां पर मैचुरेशन का मतलब होता है, ये तो होता है आपका परिपक्वन स्थल, और ये जो होता है फॉर्मिंग साइड का मतलब होता है निर्माणकारी सतह। इधर से अपने आगे सेल ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा, इधर इसका मैचुरेशन होता है सिस्टर्नी पार्ट का। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, ये कॉन्वेक्स पार्ट जो था वो तो था उत्तल और कॉनकेव पार्ट जो होता है वो क्या होता है आपका? अवतल सतह होती है। तो जनरली सिस्टर्नी पार्ट जो जैसे ही न्यूक्लियस पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होती है उस न्यूक्लियस के ऊपर 2 सतह बनती हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और दूसरा होता है कॉनकेव। ध्यान रखना, पहले आपके लगभग जूनियर अकाउंटेंट के पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा भी था कि जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स पार्ट के अंदर ये पार्ट जो था सिस पार्ट और जो ट्रांस पार्ट जो था उसके अंदर क्वेश्चन ये था कि गोल्जी बॉडी के अंदर उपस्थित सिस्टर्नी पार्ट का जो सिस पार्ट होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, या सॉरी अवतल सतह जो होती है उसको किस नाम से जानते हैं? मैचुरेशन साइट कहते हैं उसको, यानी कि ट्रांसफेस कहते हैं। यहां पर ऑप्शन में आपको ट्रांस और सिस देगा। और उत्तल सतह जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं? सिस यानी कि निर्माणकारी सतह कहते हैं। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में अगला लेते हैं अपन ट्यूब्यूल्स, स्मॉल
राउंड ट्यूब्यूल्स अराइज फ्रॉम द पेरिफेरल ऑफ द सिस्टर्नी। पेरिफेरल का मतलब यह होता है कि यहां पर आगे अगर अपन डायग्राम में देखेंगे, सिस्टर्नी ये है, यहां पर अगर अपन एक डायग्राम की कल्पना करें कि ये जो पार्ट होता है ना पेरिफेरी, ये पेरिफेरी पार्ट जो होता है वो यूं इस तरह से गोलाकार राउंड शेप में आता है। यहां भी आपने देखा होगा कि ये राउंड शेप में ये पार्ट जो होते हैं, जैसे ही इनका मैच्योरेशन होगा, तो जब मैच्योर होंगी तो यहां से ये पार्ट डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहां से ये पार्ट डिवाइड हुआ, ये पार्ट, और ये क्या कहलाएगा आपका वेसिकल्स कहलाएगा वो। तो इस प्रकार से यहां भी अपन ने ये लिखा है कि स्मॉल राउंड एंड ट्यूब्यूल्स अराइज फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द सिस्टर्नी, यानी सिस्टर्नी पार्ट का जो गोलाकार पार्ट होता है उससे क्या होते हैं, ट्यूब्यूल्स का निर्माण होता है। अगला आता है वेसिकल्स। द वेसिकल लाई नियर द एंड एंड कॉन्केव सरफेस ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कॉन्केव सरफेस जो थी, यानी आपकी ये जो सतह होती है, इस सतह के ऊपर जो नीचे की तरफ यहां पर ये जो पार्ट प्रेजेंट रहेगा, ये प्रेजेंट पूरा पार्ट क्या होता है, वेसिकल्स का पार्ट होता है। तो इस प्रकार से तीन पार्ट होते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। ध्यान रखना, दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके। सिस्टर्नी पार्ट के अंदर ट्रांस फेज कौन सी होती है और सिस फेज कौन सी होती है, उसके बारे में। और दूसरा आता है आपका कि सिस्टर्नी पार्ट का जो एंडिंग पार्ट होता है उससे किसका निर्माण होता है, ट्यूब्यूल्स का। और लास्ट में नीचे पाई जाती हैं वो क्या होती हैं, वेसिकल्स होती हैं। इस प्रकार से आज के लिए इतना ही काफी है। अपने नेक्स्ट इसके फंक्शंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे अपन। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।